Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर दूं। अब ठीक है। ओके। ठीक। क्वेश्चन फॉर ईच। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अरे यार, ठीक है। AJ be a finite set, हालांकि मेंशन नहीं है इसके अंदर। With at least 2 elements, then ऑप्शन ए दिया हुआ है यूनियन J is 1 to infinity, AJ is countable, product, okay, AJ is uncountable, option C, and option D। अच्छा, ये तो मैंने गलती लिख दिया सी को। अभी बस एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का बेसिक करेंगे, ठीक है। एंड ऑप्शन डी क्या कर रहा है? यूनियन प्रोडक्ट J is equals to 1 to infinity, AJ is countable। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर हो जाएगा। मैम ये CSI नेट के लिए भी है। हाँ, ये सभी के लिए है, गेट CSIR नेट सभी के लिए है। यस, बोलिए। हेलो, आपकी वॉइस, हाँ जी बोलिए।
मैम कह रहे हैं कि एक एक दिन के CSIR नेट के लिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए सिलेबस में क्या होगा क्या, क्योंकि मैम मेरा MSc चल रहा है, जब में 30+ करके आए हैं, अगर जब में होता है तो वरना फिर CSIR नेट देंगे। ठीक है, जी मैम, तो एक बार बता दीजिएगा क्योंकि सिलेबस वगैरह उसमें बहुत डाउट आ रहे हैं कि कोई कह रहा है सेक्शन बी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आप ऐसा करना, CSIR नेट की वेबसाइट पे जाके पूरा सिलेबस देख सकते हो। जी जी मैम। तो वहां से आपको पूरा दिख जाएगा, सिलेबस का ही डाउट है अगर। जी मैम। ठीक है। हाँ जी, कीजिए इसको सॉल्व। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लो। तो हमें बोला है कि फॉर ई जे जो है आपका वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ए जे बी फाइनाइट सेट। ए जे को बोला गया फाइनाइट सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट। एक फाइनाइट सेट है, कम से कम उसके अंदर 2 एलिमेंट्स तो हैं ही, ठीक है, कम से कम 2 एलिमेंट है, उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि A1 A2 ए अप टू कहाँ तक, ए एप्सिलॉन नॉट तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक, अलिफ नॉट नॉट एप्सिलॉन, अलिफ नॉट, ठीक है। सो अब हम इसका अगर यूनियन करें, ठीक, इसका अगर हम यूनियन करते हैं तो A1 यूनियन A2, ठीक, सब क्या है, सब काउंटेबल है। तो हमने रिजल्ट पढ़ा था, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, तो यही है वो, तो ये ट्रू हो जाएगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक, सी। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को कि j इज 1 टू इन्फिनिटी एंड ai इज अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर हो रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर तो हम यूनियन कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ये सिंबल जो है प्रोडक्ट के लिए बताता है, सेट के बीच में प्रोडक्ट करने का मतलब है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एज इज काउंटेबल और इसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट है, कम से कम 2, और कितने भी हो सकते हैं 10 15 जितने भी हैं, कम से कम 2 हैं। तो हम मान के चलते हैं कि A1 के अंदर 2 एलिमेंट रहे होंगे, A2 के अंदर 2 एलिमेंट रहे होंगे, ऐसे ही A3 के अंदर 2 एलिमेंट अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट तक जा रहे हैं। अब हमें करना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो 2 कितनी, 2 की पावर अलिफ नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा वो, अलिफ 1। ये कैसा सेट होता है, ये एक अनकाउंटेबल सेट है, ये एक यूसी है, अनकाउंटेबल है। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जे इज 1 to 1 इज अनकाउंटेबल, तो हमने देखा ये काउंटेबल है, तो ये ओ ए और सी जो है, मतलब सी डिस्कार्ड हो जाएगा ए के थ्रू, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये कह रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल इज काउंटेबल। सो इसको देख के हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं यही अंदर वाला ही अनकाउंटेबल है, तो बाहर यूनियन लेके, तो बात ही गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये सब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर is a subset of integers, is a subset of rational number,
इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, इज कॉम्प्लेक्स। ठीक, अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी सच दैट ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो होता क्या है, आई थिंक 1977 की बात है। ठीक है, सो आइलर, ठीक, सो हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की इक्वेशन उनके सामने आ गई। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री जो मुझे पता है, बस ज़्यादा नहीं। सो हुआ ये अब इसका वो सॉल्यूशन ढूंढने चले तो इसका सॉल्यूशन उन्हें रियल नंबर्स में नहीं मिला। ठीक, बिकॉज तुम जानते हो ऐसी कोई भी वैल्यू तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी जो रखने पर तुम्हें क्या कर दे, 0 दे दे इन रियल। ठीक, तो वहीं से कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हुई। तो तब वहाँ पर इजाद कौन हुआ, आयोटा। ठीक, और 10 साल बाद जाके इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी कि हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जब हम R2 की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस को एज अ रियल एक्सिस कंसिडर करते हैं और वाई एक्सिस को एज अ इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलो इतना बहुत है इसमें, आगे चलते हैं अब। सो आयोटा क्या है, -1 और आयोटा स्क्वायर -1 अंडर रूट -1। क्या ही कर रही हूँ आज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो इस तरीके से z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो x का मतलब है, x इज अ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, इसको लिख रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z। और y क्या है, ये जो y है जिसके साथ आयोटा है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, और ये हो गया आई एम z, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। इस वक्त आप लोगों की कोई और क्लास तो नहीं है क्या, बस क्योंकि बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे एक टर्म होती है ऑर्डर्ड फील्ड, इसके बारे में थोड़ा बताऊँ। ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर देखो होता क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतनी मैं तुम्हें बात बताऊंगी कि जैसे सपोज मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा और एक टर्म लिख दी 5 + 6 आयोटा, तो मैं इसमें ये नहीं बता सकती कि ये बड़ा है या ये छोटा है, मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना, सो ऑर्डर्ड फील्ड यहाँ से आ जाता है। रियल नंबर के अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कंपेयर नहीं कर सकते। यदि मॉडुलस की बात हो तो वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस निकाल के हम चेक कर लेंगे कौन मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट्स एन अनऑर्डर्ड फील्ड। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ complex number, just give me 1 minute, okay? I think पहले बताओ बैकग्राउंड में कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? प्लीज जल्दी से बता दो। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए, सो सबसे पहले क्या बात करते हैं, यस, C इज इक्वल्स टू A प्लस आई बीटा, और A भी कहाँ से बिलोंग करके, हमारे रियल नंबर से। ठीक है, सो ये एक फील्ड बनाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड बनाता है, यानी कि फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, बट एक अनऑर्डर्ड फील्ड है, कंपेयर नहीं करते हम इसमें। ठीक है, सो देन C form a field under addition। ठीक है, अब देखिए आगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक है A प्लस आई बीटा और दूसरा मैंने ले लिया C प्लस आयोटा डी। सो मुझे इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड करना है, तो ये इसका एडिशन होता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा रियल पार्ट और ये हो गया तुम्हारा इमेजनरी पार्ट, यानी आयोटा वाला आयोटा के साथ। ये हो गया A प्लस सी प्लस आयोटा B प्लस डी, सिंपल। अब इसी में अगर मैं बात करूं दूसरी, तो मैं बात करती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी की। तो बहुत बेसिक हिस्सा है एकदम, किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तो बहुत अच्छे से उसकी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं कि यदि मुझे, कि मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे वही नंबर मिल जाए, तो दैट इज इन कॉम्प्लेक्स 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, सो दैट इज z प्लस 0 इज z। ठीक है, z से हम स्मॉल, यानी क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल लेटर। एक सेकेंड, देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स z का माइनस जेड हो जाएगा, सपोज मैंने कोई z लिया है तो हो जाएगा माइनस जेड, और दैट विल बी माइनस ऑफ a प्लस आई बीटा b, एंड दैट विल माइनस a माइनस ऑफ आई बीटा b। अब बात करते हैं यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे होंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो मैंने दो लेने हैं, क्या z ले लिया, ऐसे नाम भी रख सकते हैं, a प्लस आई बीटा b, इसको मैं z1 कह देती हूँ। ठीक है, इसको मैं z2 कह देती हूँ, और ये मेरा c प्लस आयोटा d। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे हो रही, z1 इंटू z2 कैसे करेंगे, सो a प्लस आई बीटा b आयोटा b और c प्लस आयोटा d। ठीक, तो सिंपल मल्टीप्लाई ऐसे है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होते हो, ए सी ए आयोटा डी प्लस आई बी सी और आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ए सी प्लस, यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन उठा लूँ, ए डी प्लस बी सी, और यहाँ से क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस बी डी। सो अब मुझे रियल पार्ट को एक साथ कर देना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर देना है, तो ये क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, सिंपल। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की।
मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। देखिए अब ये देखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो कि मुझे z में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या मिल जाए, z ही मिले। ठीक है, तो इस 1 को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 + 0 आयोटा। ठीक है, that's it. Now the multiplicative inverse. ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखो अब लेट मैंने लिया z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बेटा b, और एक कंडीशन है कि ये तुम्हारा जो z है 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्वर्स निकालेंगे तो 1/, हम कर रहे होते हैं z इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो z इन्वर्स क्या हो जाएगा, a प्लस आई बीटा का इन्वर्स, दैट विल बी 1/a प्लस आई बीटा। अब अपॉन में मतलब कोशिश करेंगे कि हम आयोटा ना छोड़ें, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। सो इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि कॉन्जुगेट मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट ठीक है, कॉन्जुगेट ये हो गया इसका। ठीक, तो ये हो गया a माइनस आई बीटा, ठीक है, और यहाँ से हो गया a² प्लस b²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख दीजिए, a/a² प्लस b² माइनस a² प्लस b²। ठीक है ना, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये इनवर्स है किसका, इसका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लेट मी चेक उन कमेंट सेक्शन की तरफ भी देख लूँ एक बारी। ठीक है, देखिए जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, कि आपको सब कुछ इजी समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि सब बेसिक ही है। मैं पूछ लेती हूँ फिर भी। देखिए अब ओके, हाँ जी, अब कौन पूछ रहा है, किसने किया है ये, ठीक है चलो। सो लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बीटा। ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन ये इसका सिंबल है z कॉन्जुगेट का, और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और होगा क्या, z है आपका सपोज x प्लस आयोटा y, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे। सो रियल नंबर तो क्या बोल रही हूँ मैं, रियल नंबर का तो कुछ नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये है। अब जो है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये है आपका x प्लस आयोटा y, और इसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे अबाउट x एक्सिस।
तो सिंपल मैं ऐसा प्लॉट कर लेती हूँ। सो z मेरा सपोज यहाँ पर है, ठीक है, जो है x प्लस आयोटा वाई, इसको मैंने रिफ्लेक्शन माना है इसके थ्रू। तो ये जो पॉइंट होगा ये कहीं इधर होगा, ठीक है, जो कैसा होगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर कर देती हूँ। ये है तुम्हारा पॉइंट जो कि z कॉन्जुगेट है। और देखो डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी, बिकॉज हम करेंगे उसकी बात भी अभी, ठीक है। लेंथ ही है, नेगेटिव में इधर नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस बराबर ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। काफी स्लो चल रहा है सब, ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए। यदि आप लेट z1 एंड z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले बता के चल रही हूँ कि z1 प्लस z2 का आपने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो दैट विल बी इक्वल z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इन प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर हम n तक बात करें तो समेशन आयोटा इज 1 to n z i, ठीक, और ये कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन 1 to n और z i का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो ये 2 के लिए था, ये n के लिए है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, z1 कॉन्जुगेट z2, ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट i 1 to n, बार भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है मोड z के स्क्वायर के, ठीक है। सो सपोज अब यहाँ पर देख भी लो, z के ले लिया a प्लस आयोटा b, और z कंजुगेट हो गया a माइनस आयोटा b, तो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है तुम्हारा मोड z का स्क्वायर। मोड z जो होता है, हम बताऊंगे भी आगे जाके, सो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाता है, ठीक है, तो बता देंगे उसको आगे, कोई समस्या नहीं है अभी। अब है रियल पार्ट ऑफ z, दैट विल बी z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे जो बोला उसको सोल्व कर लीजिए, इसमें रियल पार्ट ऑफ z ही मिलेगा आप लोगों को। सपोज यहाँ है हमारा a प्लस आयोटा b और कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या मिला 2a बाई 2, तो क्या मिला a। सो z का रियल पार्ट मिला हमको, ठीक है, ये था इसमें। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी क्या, z माइनस
z कॉन्जुगेट अपॉन 2, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। a प्लस आयोटा b, ओके, माइनस a और ये प्लस आयोटा b हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया, और अपॉन 2। इट विल बी क्या, ये कैंसिल कर दो, 2 आयोटा b, 2 से 2 कैंसिल तो आयोटा b। ठीक है, हाँ। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास आगे, ये देखो, क्या कह रहा है नोट, prove that any real polynomial has complex, काफी इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्प्लेक्स रूट इन कॉन्जुगेट पेयर, हमने बात भी करी थी। अब उसका थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का पहले इसका मतलब देख लो। मतलब ये हो गया कि यदि कोई रियल पॉलिनोमियल है और उसके कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो वो रूट जो आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। यानी कि कॉन्जुगेट पेयर से मतलब सपोज किसी का रूट आयोटा है तो उसका रूट माइनस आयोटा भी होगा। कहने का मतलब ये, यदि किसी का रूट 2 + 3 आयोटा है तो उसी का रूट 2 - 3 आयोटा भी होगा, कॉन्जुगेट। ठीक, अब जो है इसका प्रूफ देख लेंगे, छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, देखो, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि P of z is equals to 0 implies P of z conjugate is also 0। ठीक है, तो ये हम स्टेटमेंट है हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि z को जब हमने डाला तो 0 मिला और z कंजुगेट को डाला तो तब भी हमें 0 मिला। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि दोनों z और z कंजुगेट क्या है, रूट है। ठीक है, सो लेट P of z इज इक्वल्स टू क्या है, a0 प्लस a1z प्लस an z पावर n। यहाँ से जो ए आई हैं जितने भी सब कॉफिशिएंट है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब z क्या है, रूट है, तो z इज रूट। सो पहली कह रहे हैं हम, सो पी जेड विल बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, सो पी जेड इज इक्वल्स टू सेटिस्फाई करेगा a1z अप टू an z पावर n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होगा। अब बस इतना करना है हमें, यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, दैट्स इट, छोटा सा प्रूफ है। टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट सो देखिए, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड,
इस सब के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। बट रियल नंबर के साथ तो कॉन्जुगेट कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि z बार रखने पर भी आपको 0 मिलेगा। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट इज ऑल्सो रूट, ठीक। दैट्स इट। सो complex polynomial with real coefficient has roots in conjugate pair। अब एक नोट और देख लो यहीं पर। रियल कोफिशिएंट है, सो रूट्स इन कॉन्जुगेट पेयर होगा, ये कंफर्म है, ठीक। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल with complex coefficient has no roots in conjugate pair, ठीक है। सो ये था। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट किसी चीज़ के अंदर तो बता सकता है मेरे को। बताइए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरा फ़ोन कहाँ गया?
ठीक है, एक काम करना है, इसको आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, और इसको आप चेक कर लेना। फिलहाल के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपने मांगा ये तो पी ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। ठीक है, हाँ बढ़िया है, ये देख सकते हो। ठीक है नम्रता, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, इसके जो कोफिशिएंट्स रहने वाले हैं वो भी कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं मॉडुलस की। एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। चलो मॉडुलस की बात कर रहे थे ना, यस। तो मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। सो यहाँ पे कोई पॉइंट है z और ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक।
ये हो जाएगी तुम्हारी y और ये वाली डिस्टेंस है x। ठीक है। सो और क्या कह सकती हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। और सिंबल हो गया हमारा ये मोड z, दैट इज x प्लस आयोटा y, और दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी देख सकते हो, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बे परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है, रूट आ गया तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो ये है मेरा पॉइंट 0,0, और मुझे यदि डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, तो z2 माइनस z1 का मैं इस्तेमाल करके x2 माइनस ऐसे भी निकाल सकती हूँ। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, यदि आपका मोड z इज इक्वल्स टू 0 है, मोड z 0 है यानी कि वो बैठा कहाँ है, ओरिजिन पर ही तो बैठा है। मोड z 0 होने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर है कहीं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो x भी 0 y भी 0, तो यहीं बैठा हुआ है। सो बस ये बताता है कि इट्स इम्प्लाइज z is equals to 0, that is under root x square plus y square is equals to 0, then it implies x square plus y square is equals to 0, यानी कि x भी 0 and y भी 0। सिंपल। प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखिए कि z इंटू z कॉन्जुगेट, ये अभी हमने पहले भी देखी थी, ये हो जाती है मोड z का स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। z की जगह a प्लस आई बीटा बी, जो मन करे x प्लस आई आयोटा वाई भी आप ले सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, बस रिप्रेजेंट ऐसे करना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, और ये मोड z का स्क्वायर है। ठीक है, अब आता है थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ठीक, सो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले z1 को देख लो क्या है। z1 है आपका a प्लस आयोटा b, और z2 क्या है आपका c प्लस आयोटा d। मुझे इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। यानी कि z2 माइनस z1, हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो दैट विल बी a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा अंडर रूट a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर। ऐसे कर लेना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला जो लगाते हैं हम डिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, ये वाला जो होता है कि सपोज ये पॉइंट z1 है और ये पॉइंट z2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये मेरा कोऑर्डिनेट है
x1 y1 और ये है मेरा x2 y2। ठीक, सो उसी का इस्तेमाल करके डिस्टेंस निकाल लिया। किसी को कोई डाउट? तो प्लीज बताइए, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सो गए हो क्या सब? ठीक है, थोड़ा सा हटा। अब आइए नेक्स्ट हमारे फोर्थ पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है सारे काम तभी क्यों नहीं होते हैं? अब ठीक है, क्लियर है मैम? मैम नींद आ गई थी, बढ़िया, सो जाओ। देखो अब आगे। सो Z1 Z1 Z2 का मोड हो जाएगा Z1 Z2। ठीक है, अब इसी के लिए हम n में भी बात कर सकते हैं। n से मतलब कि यदि कैसे हो प्रोडक्ट है, ऐसे हमारी I is 1 to n Zi, ठीक, will be 1 to n mode of Zi। ठीक है, ओके। अभी तो बचा हुआ है, आज का काफी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिफ्थ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि यदि आप रियल पार्ट ऑफ z लेते हो तो वो लेस है या इक्वल है मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और ये किससे लेस होगा? मोड ऑफ z से। ठीक है, इसी के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट, नाउ द सेकंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is less mod of imaginary of z is less of mod z। ठीक है, now the third, real part of z mod imaginary part of z mod is less 2 of mod z। ठीक है, इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और है, रियल पार्ट ऑफ z प्लस imaginary part of z is less root 2 of z।
और ये भी लेस हो जाएगा 2 ऑफ मोड z से। ठीक है, ये इसी के अंदर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पर। सो इसको ध्यान रखना है क्योंकि फेमस नाम से चीज़ें याद रखनी होती हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्या कहती है ये कहती है कि मोड ऑफ z1 माइनस z2, अरे नहीं ये तो इसके अंदर वाला पार्ट था ना, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, z1 प्लस z2 का मोड इज लेस और इक्वल है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से। ठीक है, एग्जाम इसमें चेक करके देखो। ठीक है, ओके अभी 7 देखिए, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 इज लेस ऑफ मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। 8th, ये बाकी सभी चीज़ें बनी हुई हैं। z1 माइनस z2 इज लेस z1 प्लस z2। अब क्या है, इनको थोड़ा ध्यान रखना बिकॉज डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये तो खत्म। अब नेक्स्ट हमारा था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब पोलर फॉर्म के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको क्योंकि यहीं पर हम आर्गुमेंट, एंगल वगैरह सब देखने वाले हैं। चलो, सो x इज इक्वल्स टू है r कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू है r साइन थीटा। ठीक है, ये यार अब z क्या होता है हमारा, z होता है हमारा x प्लस आयोटा y। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ तो x की जगह पे मैं रख दूँ r कोस थीटा और आयोटा y की जगह पे मैं रख दूँ r साइन थीटा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, मेरा r कॉमन आ गया तो अंदर हो गया मेरा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मुझे पता है कि e की पावर i थीटा होता है मेरा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसी का इस्तेमाल करके e की पावर i थीटा। ठीक, अब थोड़ा सा इस थीटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं। e की पावर i थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई, और जहाँ से n कहाँ से बिलोंग कर रहा है तुम्हारा, इंटीजर से। n ये जानते हैं, इसको लिख दे, इसलिए लिख दे कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या है, पीरियोडिक होते हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो तुम एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे, जब हम एंगल निकालते तो एक जनरल वैल्यू निकालते थे। इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है और एक जनरल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हमने एक पीरियड को फिक्स कर दिया है और जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए हम एंगल्स को बढ़ाते चलेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
ठीक, वहां से रिलेट कर पा रहे होगे। ओके, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा प्लस 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, इंटीजर से, और z इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको थोड़ा समझ लो, z इज नॉट इक्वल्स टू 0 होने का क्या मतलब है, हमें एंगल निकालना है। ठीक, सो यहाँ पर क्या ही एंगल निकालेंगे, यदि x भी 0 और y भी 0 तो कैसे एंगल निकालेंगे। सो इसलिए z इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये नॉट डिफाइन है, दैट्स इट। ठीक, अब थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं वो है हमारा जनरल आर्ग्यूमेंट, और जो मैं कैपिटल से लिखूंगी वो होगा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, implies theta is an argument of z। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है, जनरल वाला जो होता है, बिकॉज अब थीटा की वैल्यू, अब यहाँ से आप n की वैल्यू को चेंज करते जाओ और थीटा आपको मिलता जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए नोट 1, argument of z is an infinite set। आर्ग्यूमेंट z इज इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पर सेकंड कि f किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, c स्टार, c स्टार से मतलब है इसमें 0 नहीं है और ये जा रहा है c पर। ठीक, सो f ऑफ z इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज एन इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना z इज नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने c स्टार इसलिए बताया, डोमेन मैप का z इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। और ये नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि f c स्टार से जा रहा है c में क्या हो गया आज गले में, और f ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक, थीटा कोई फिक्स्ड वैल्यू है यहाँ पर, तो थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, थीटा सपोज कोई फिक्स वैल्यू है तो हमने बोला t प्लस 2 पाई से बिलोंग करता है। सो ये होगा एक इज अ सिंगल वैल्यू फंक्शन। यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है कि थीटा यहीं से बिलोंग करेगा तो एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा। यहाँ पर थीटा के लिए बहुत सारी चॉइस है, ठीक है ना, सो ये डिफरेंस हो गया, सिंगल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, सो जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, पीरियड फिक्स कर देते हैं कि हम इस पीरियड के अंदर ही पढ़ेंगे, बिकॉज उससे क्या होता है, क्योंकि कभी कोई आंसर कोई निकालेगा, कोई दूसरा आंसर निकालेगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए हमने सबके लिए बोला कि सब हमें प्रिंसिपल वैल्यू दे दीजिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो एक पीरियड को फिक्स कर देंगे। ठीक, देखिए अब f c स्टार से c पर एक मैपिंग है, और f z इज इक्वल्स टू थीटा है,
और थीटा आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? थीटा आपका बिलोंग करेगा माइनस पाई ओपन इंटरवल और ये पाई पर क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अरे कहाँ गया, एक सेकेंड। इसी को हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे, बताइए। क्लियर चल रहा है सब? अरे कुछ तो बोलो। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। तो ऐसा किया है हमने, इस तरीके से पीरियड को लिया है। ठीक है ना? सो ये है, यहाँ से लिया है और फिर ऐसे लिया है। ठीक है ना? सो यहाँ से माइनस पाई को छोड़ दिया है, ठीक, बिकॉज उसको दो बार नहीं ले रहे हैं, इसलिए बिकॉज वो दोनों तरफ से आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड जनरल आर्ग्यूमेंट। और सिंपल सा डिफरेंस है, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है, वहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी लेने से मतलब थीटा की एन की वैल्यूज ले सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट z एंड आर्ग्यूमेंट z। ठीक, so argument of z will be theta, theta plus 2 pi, theta plus 4 pi and so on, और argument of z will be थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से? माइनस पाई से क्लोज पाई। ओके, अब देखो, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट z भी निकालना है तो उसमें मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो अगर मुझे आर्ग्यूमेंट z निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट z प्लस 2n पाई। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे और उसमें 2n पाई कर देंगे, तो हम निकाल लेंगे आसानी से क्या? जनरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
सो अब इसको क्वाड्रेंट के थ्रू समझेंगे। लो भाई, हम 5 बजने शुरू हो गए। देखिए केस 1 इसको ऊपर कर देते हैं। यस, केस 1 क्या कहता है? केस 1 z जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ऐसे होगा ये। मुझे लग रहा है क्लास बंद करनी पड़ेगी, शोर आ रहा है आई थिंक। सो z कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले आप लोगों से पूछूं, ये तो पीछे कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब मेरा z यहाँ पर है, ठीक है। सो मुझे चाहिए ये, अच्छे से इधर किसका दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये x है, ये y है और ये एंगल थीटा है। सो एंगल निकालने का बहुत सिंपल, tan इनवर्स y x कर देंगे। देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा विल बी प्रिंसिपल, आर्ग्यूमेंट z इज व्हाट, tan इनवर्स y अपॉन, वैसे इसकी मॉड की ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर करेगा तो हम कैसे उसका एंगल कैलकुलेट करेंगे। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान, एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं, पता ना आपको, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। चलो अब यहाँ पर केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या कहता है कि इफ z lies in second quadrant, देखते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे ही बना लो। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये है तुम्हारा z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, मेरे को ये एंगल चाहिए विच इज थीटा। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है? अच्छा, इसको कह सकती हूँ अल्फा।
और ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक पाई। ठीक है, कितना के कुछ अलग नहीं किया। ठीक है। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, that is आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी क्या। इस पाई में से यदि इसमें इस अल्फा को माइनस कर दूं, है ना, इस पाई में से यदि मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं तो मुझे एंगल मिल जाएगा। सो दैट इज पाई माइनस अल्फा। ठीक, अब इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे पास y हो गया और ये मेरे पास x हो गया। ठीक है, कोई समस्या। सो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा विल बी tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ पर x तो नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव जब यहाँ पर डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है। सो यदि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा कोई भी रूट, वो आपको देख के पता चल जाएगा उसका क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई जो भी बनेगा। हाँ, माइनस एक्स प्लस ऐसे कर लेते हैं, -2 + 3 आयोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब आपको उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। क्लियर है? कमेंट सेक्शन देख लो एक बारी फिर से, क्योंकि अब चलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट पर, और उसी तरीके से देखो, इस टॉपिक को पूरा करने दीजिए मुझे। कल अभी होमवर्क भी देना है मुझे। ठीक है, ऐसे सिलेबस पूरा नहीं होगा फिर। इस टॉपिक को पूरा करने दीजिए, 2 बच्चे हैं बस, फिर खत्म है। ठीक है, अब आगे देखिए, केस थर्ड को देखिए। ठीक, केस थर्ड को देखिए। इफ z lies in थर्ड क्वाड्रेंट, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट और की बात हो रहा है, फिर आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ठीक है, अब देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सपोज यहाँ पर कहीं होगा तुम्हारा z। ठीक है, एंगल को मेजर करना है मुझे इस डायरेक्शन के अंदर। ये मेरी रेंज से बाहर चला जाएगा, जो मैंने बोला कि मुझे -पाई से
पाई के अंदर जाना है तो बट ये एंगल मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इस अप्रोच से तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू? ओके, हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, हम चलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, हम चलेंगे इस डायरेक्शन में। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका, इतनी सी बात है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तुम हट जाओ, सो ये वाला एंगल सपोज हुआ थीटा और ये वाला एंगल हुआ अल्फा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हुआ, थीटा, और ये वाला एंगल हो गया अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना है, पाई है, ठीक। अब देखो ध्यान से, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या, माइनस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होगा हमारा, इस पाई में से यदि मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा। ये तो पूरे थीटे की बात कर रही हूँ, मतलब जो पूरा एंगल होगा वो माइनस में आएगा। सो यदि इस पाई में से मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यदि इस पाई में से मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने वही किया, मैंने किया पाई माइनस अल्फा, ठीक। अब चूंकि ये पूरा ही नेगेटिव में, अब मैं नेगेटिव साइन का यूज कर लूंगी, बिकॉज आर्ग्यूमेंट क्या था, माइनस थीटा, तो मैंने माइनस को इस्तेमाल कर लिया, तो माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक। अब सिंपल है, माइनस पाई तो हमारा चलेगा ही, और अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो ये अगर केस थर्ड, मतलब यदि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नाउ द केस 4, और ये लास्ट केस है, if z lies in the fourth quadrant, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी माइनस थीटा, ठीक है। सो दैट इज माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, सिंपल। सो इसके लिए अब फिगर देख लो, सीधी सीधी है, वो रेंज के अंदर ही लाई कर जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो मुझे ये एंगल चाहिए, सो दैट इज ओनली सिंपल थीटा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। ये तो डन हो गया। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं बताती हूँ, 10 मिनट का काम हो रहा है बस, ठीक है भाई। चलो स्कोर पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना जो भी लिखवाऊंगी। नोट, सो ऐसा करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पर x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ये है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0। और ये है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, ठीक है। अब
मैं यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने की बात करूँ z इज इक्वल्स टू 0 पर, सो दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कहाँ पर, x पर, तो x इज ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सुनो मैं किस पर, इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर डिफाइन करने की बात कर रही हूँ कि x इज ग्रेटर देन 0 लेकिन y क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर मुझे आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करना है तो ये ध्यान रखना है केसेस, और y इज इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 लेकिन y 0, यहीं पर तो होगा ऐसा कि x ग्रेटर देन 0 है लेकिन यहाँ पर y भी 0 है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है आपका 0। ठीक है। आगे देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, तब होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो tan इनवर्स y अपॉन x, तभी आपका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, यहाँ पर x 0 है लेकिन y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x तो 0 है लेकिन y ग्रेटर देन 0 है। सो ये कैसे, ये क्या एंगल है, तो ये तो π/2 एंगल है, सीधा सीधा। ठीक। अब आ जाइए इस पर, इसके अंदर कि x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर था हमारा पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, जब आपका x इज लेस देन 0 है और y इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन के ऊपर, x तो आपका लेस देन 0 है यानी x तो नेगेटिव है और y आपका कैसा है, 0 है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो तब क्या होगा, तब हो जाएगा ये पूरा एंगल, दैट इज पाई। ये हो गया पाई किस केस के अंदर, जब आपका x लेस देन 0 है। देखो अगर फिगर के थ्रू भी याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है। अब आ जाइए थर्ड के अंदर यानी क्वाड्रेंट के अंदर, कैसा, इसको ऊपर करते हो थोड़ा, इतना ठीक है। ठीक है। सो x 0 है, लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, यानी कि इसके एक सेकेंड, पाई, हाँ इस लाइन के ऊपर बात चल रही थी ना, ये तो हो गया था, क्या गड़बड़ करी है मैंने इसमें, अच्छा ये गलत लिख दिया ना, x इज नेगेटिव, हाँ ये x इज नेगेटिव होगा। ठीक है। यस। तो देखो, तो ये हो गया माइनस ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है। अब देखिए आगे, x 0 है लेकिन y कैसा है, नेगेटिव है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो ये तो चलेंगे नहीं, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस π/2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो बात किसकी हो रही है कि x तो हो गया हमारा 0 और y हो गया लेस देन 0, सो क्या हो गया, माइनस का π/2। अब आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, सो दैट विल बी tan इनवर्स y अपॉन x। इसलिए हो गया x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है इतना सभी को। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अरे चल जा भाई,
मैम थर्ड में लेस देन 0 होगा ना? हाँ ठीक है, वो मेरा ध्यान ही रहा देखना। ऋषि चलो देखो, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस iota principal argument and journal argument। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो इसका सोल्यूशन सिंपल है, z इज इक्वल्स टू है 1 प्लस आयोटा, तो x प्लस आयोटा से कंपेयर कर लेना इसको, तुम्हें x की वैल्यू दिखाई दे जाएगी और y की वैल्यू भी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, सो उसके हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सो सीधा सीधा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स 1/1, ये हो गया क्या, tan इनवर्स 1, ये है tan π/4, ये हो जाएगा π/4। ठीक है, और यदि मैं इसके आर्ग्यूमेंट की बात करूं कौन से की, जनरल की, दैट विल बी π/4 प्लस 2n और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, सो ये था। अब देखते हैं इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन। फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सिंपल डायरेक्ट करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/-1, सो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1, पाई माइनस π/4, ये हो गया 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कि फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 विल बी पाई प्लस, ठीक है ना। अब ये है, ये फिर से सेम क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सो पाई प्लस क्या, tan इनवर्स 1/, माइनस का √3, साइन बाहर ले लेंगे तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 होती है π/6 की वैल्यू, क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6 will give you 5π/6। दिस विल बी द आंसर। और यदि अब इसका ना आप लोग इसका लिख लेना, क्या, जनरल आर्ग्यूमेंट लिख लेना। एक एमबीएचएम का क्वेश्चन है, वो लिख लो और फिर होमवर्क ले लो, खत्म। क्या पूछा गया था, आर्ग्यूमेंट z पूछा गया था। अच्छा,
हाँ, प्रिंसिपल पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो इफ z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये पूछा गया था। इज सॉल्यूशन tan इनवर्स 2 tan इनवर्स -2 tan इनवर्स 1/2 और ऑप्शन डी था tan इनवर्स -1/2, ये था, ठीक है। तो कर लेना, शाम को मैं करवा दूंगी इसको। उसके अलावा आप क्वेश्चंस लिख लो और HW वाले। क्या था? z इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2i, z इज इक्वल्स टू √2 प्लस √2i, z इज इक्वल्स टू माइनस √3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, आई होप। नहीं, वो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था ऋषि, आपको क्वाड्रेंट को देख के लेना होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्लास को ओवर करते हैं और आप इनको चेक करना, ठीक है। ठीक है, और बाकी जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ना समझ में फिर दोबारा पूछ लेना, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, शाम को मिलते हैं।